नंबर सिस्टम। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर के सेट को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे? एन से। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग में यूज करते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5, है ना? काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे? अप टू इनफाइनाइट। तो ये सभी क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। तो मैंने बोला कि जो काउंटिंग नंबर्स है उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 से। और 1 के बाद सीधे 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, इनके बीच में कुछ और नहीं है। इसीलिए हम इनको हमेशा, ये कैसे नंबर कैसे हैं? डिस्क्रीट है। और ये नंबर डिस्क्रीट है इसलिए हम हमेशा इसको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं 3 + 4, तो 3 + 4 क्या मिलेगा? 7। 3 भी नेचुरल नंबर था, 4 भी नेचुरल नंबर था, और 7 भी क्या एक नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हो तो रिजल्टेंट भी क्या मिल रहा है? नेचुरल नंबर मिल रहा है। मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। एडिशन के लिए क्या बोलेंगे हम कि नेचुरल नंबर कैसे है? क्लोज्ड है। कि दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो रिजल्टेंट भी क्या मिल रहा है? हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है। इसी तरह से देखिए, 3 × 4 करें तो क्या मिलेगा मुझे? 12। तो 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, और 12 भी नेचुरल नंबर है। मतलब अगर दो नेचुरल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे कि नेचुरल नंबर आर क्लोज फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन के लिए मतलब किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलेगा आपको? नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कोई भी दो अगर नेचुरल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 5 - 3 तो क्या मिलेगा? 2। तो 5 - 3 2 है, वो भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 - 5, तो 5 - 5 0 मिलेगा। जीरो तो कहीं है ही नहीं हमारे इसमें नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन, ऐसा बोलना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है? सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? क्लोज नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि 5 - 5 क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। जीरो तो था नहीं हमारे पास, तो हमने क्या किया अपने इस नंबर सिस्टम में, इस नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर दिया। तो जब जीरो ऐड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्या कहलाएगा? ये होल नंबर। और इसको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से। अब इसमें क्या हो गया? जीरो ऐड हो गया। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अप टू इनफाइनाइट। तो ये सब क्या हो जाएंगे? होल नंबर। ये भी सभी डिस्क्रीट है। ठीक है, जीरो के बाद सीधे 1 आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ओके, अब अगर वही हम यहाँ पर देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, तो 2 + 3 5। ठीक है, एडिशन के लिए हो रहा है। 2 × 3 6। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है कि दो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेड। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 5 - 3 2। ओके, 5 - 5 0। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 - 5, तो 3 - 5 तो -2 मिल रहा है। नेगेटिव नंबर्स। अब हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना? तो होल नंबर में कहीं भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं था। तो इसका मतलब हो गया कि होल नंबर आर क्लोज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, डिवीजन के लिए भी नहीं होंगे। तो हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी तो हमने इसमें नेगेटिव नंबर को और इंक्लूड कर दिया। और आप देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जब मैं होल नंबर की बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी इसके अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया। तो अब उसको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। इसके सेट को हम जनरली क्या करते हैं? या तो आई से या फिर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई से या फिर जेड से। तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। -3, -2, -1, देन 0 1 2 3 4, इस तरह से। ये भी सभी डिस्क्रीट हैं।
मतलब -1 के बाद -2 है, देन -1 है, 0 1 2 3 4 5, इनके बीच में कुछ नहीं है, इसलिए इसको भी हम कैसे कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर, तो देखिए 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूडेड है, 0 1 2 3 4 5 इसमें होल नंबर भी इंक्लूडेड है। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, -1 -2 -3 ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। जीरो कैसा है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने बोला कि 1 2 3 4 5, तो आप बोल रहे कि कैसे पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, इनको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, बोलो, नेचुरल नंबर, यही तो नेचुरल नंबर है। -1 -2 -3 ये सभी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप ये बताइए, इनको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर तो है, ठीक है। अब इसको मैं पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता हूं क्या, नहीं, इसमें जीरो इंक्लूड हो गया, तो अब तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल सकते इसको। 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, तो मैं इसको क्या बोलूं, तो हम इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो इंटीजर नेगेटिव ना हो, तो इसका हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये वर्ड आप याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जब कभी हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे तो उसमें जीरो इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं जीरो और इस तरफ अगर आऊं लेफ्ट साइड में, 0 -1 -2 -3, तब इसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कहीं बोल रहा है, किसी क्वेश्चन में आता है और बोलता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट इज उसमें जीरो इंक्लूड होगा। अगर बोल रहा है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब उसमें जीरो इंक्लूड होगा, माइनस इंटीजर के साथ में, नेगेटिव इंटीजर के साथ में जीरो भी इंक्लूड होगा, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब अगर हम वापस इसी क्लोजर प्रॉपर्टी पे आ जाएं, तो एक चीज समझिए, अगर मैं आपसे कहूं एडिशन के लिए, तो -3 + 2, तो -3 + 2 कितना हो गया, -1, वो भी इंटीजर मिल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं -3 × -2 + 6, वो भी इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 5 - 2 3, ओके, 5 - 5 0, ठीक है, 2 - 5 -3, सभी इंटीजर मिल रहा है। अब अगर हम डिवीजन की बात करें, तो मैं बोलूँ 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो रहा है, 3, ठीक है यहाँ तक भी। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 तो है ना, फ्रैक्शनल नंबर तो है नहीं इसमें, 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 2.5, तो ऐसे नंबर नहीं थे डेसिमल वाले, तो अब हमने इसमें वो भी इंक्लूड कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर है, इंटीजर आर क्लोज फॉर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन के लिए ये क्लोज नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या इंक्लूड कर दे रहे हैं, डेसिमल वाले नंबर भी इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। तब क्या बोलेंगे उसको, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसके सेट को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स, वेयर p एंड q, ऐसा लिख लीजिए, p एंड q बिलोंग्स टू, इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, ऐसे सभी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सबको क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर 0, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 5/0, तो 5/0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, 0/5 क्या होगा, 0, और 5/0 हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 6/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे सभी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं वो सब क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे 2/3, 5/7, -9/8, 5 है कि नहीं है रैशनल नंबर? बिल्कुल है। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। 0 ये भी रैशनल नंबर है। 0 को 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं। -3/4 ये सभी क्या रैशनल नंबर है। तो अब जैसे जैसे अपने नंबर सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं, आप एक चीज देखिए, जब मैंने इंटीजर की बात की थी उसके अंदर ऑलरेडी नेचुरल नंबर, होल नंबर इंक्लूडेड है। इसका मतलब जब मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसे नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं वो सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर। इसका मतलब कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स और इसके सेट को हम जनरली क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर के सेट को क्यू से और इर्रेशनल नंबर के सेट्स को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी में क्या आ गया? वो सभी नंबर आ गए जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। एक तरफ सारे रैशनल नंबर हो गए और एक वो नंबर जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज इर्रेशनल नंबर। अगर मैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को क्लब कर दूं तो क्या कहलाएंगे वो? रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए रैशनल नंबर का एक आध एग्जांपल बताइए आप लोग, क्या होता है रैशनल नंबर? √2, √3, है ना? अगर इसके एग्जांपल की बात करें इरेशनल नंबर तो क्या हो जाएगा? √2, √3, √7, ठीक है ना? ये सभी क्या इरेशनल नंबर है। या फिर कुछ ऐसे 2.3459061, इस तरह से कुछ चलता जा रहा है कुछ भी। ठीक है, ये भी क्या है कि रैशनल नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, कई जगह पाई की वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7 या 3.14 लेते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, याद रखना। वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता ही नहीं सकते हैं। तो याद रखना, कहीं भी अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्योंकि 22/7 या 3.14 ये तो क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे, जबकि पाई क्या इरेशनल नंबर है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो याद रखना, कभी भी अगर ये लिखते हैं तो पाई इज इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए हमें। ठीक है ना, ये वाला साइन यूज करना चाहिए, ये अप्रोक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पाई की अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी? 22/7 या फिर 3.14। अब मैंने आपसे कहा कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, अगर इनको हम क्लब कर दें तो हमें क्या मिलता है? रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें उसके सभी नंबर आ गए, रैशनल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। और जब रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सभी इंक्लूडेड है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और मुझे बताइए आप, अगर मैं आपसे बोलूं 1/2, तो 1/2 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी अगर उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहें, है ना? तो 0.5। इसी तरह से अगर 1/3 तो ये होगी 0.333। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे 0.3 बार। 3 रिपीट होता जाएगा ना, तो इस तरह से 3 बार है, 3 के ऊपर डॉट लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/4 की वैल्यू बोलो क्या होगी? 0.25। 1/5 0.2। 1/6 0.16 बार, 6 रिपीट होगा, 0.166666। ठीक है,
1/7, 0.142857 बार ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। 142857, 142857। ये कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ आपको अभी की अभी ये वैल्यूज याद हो जाएं, ठीक है। देन 1/8, 1/8 क्या होगा? 0.125। 1/9, 0.1 बार, है ना, 0.1111। 1/10 ये होगा 0.1। ये सभी रैशनल नंबर है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 सभी रैशनल नंबर है। अब अगर आप इनके इनके डेसिमल नेचर पे अगर आप ध्यान दो, तो जैसे ये 1/2 है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0.5 है। 0.5 यहाँ पर देखो क्या, 0.3333 आता जाएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो इनका डेसिमल नेचर कैसा है? ये टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा। 0.5 स्टॉप, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 0.3333, तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। 0.3333। यहाँ पर देखो 0.25, तो कैसा है ये? कैसा नेचर है इसका? टर्मिनेटिंग। 1/5 का 0.2 टर्मिनेटिंग। 1/6 का 0.16 बार नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1/7 का कितना है? 0.142857 बार नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1/8 टर्मिनेटिंग। 1/9 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं हम। 1/10 0.1 दैट इज टर्मिनेटिंग। तो जो डेसिमल नेचर है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, तो इसका मतलब देखो ये डेसिमल नेचर है वो कितने टाइप का हो रहा है? या तो वो कैसा है? टर्मिनेटिंग है, या फिर कैसा है वो? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। इस तरह के दो तरह के दिख रहे हैं मुझे डेसिमल नेचर इसका, रैशनल नंबर का। आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये मैंने बोला दूसरा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो थर्ड नेचर वो कैसा हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे नंबर देखिए, जैसे मैं बोलूं 2.142560998, ठीक है ना। कुछ तो भी चलता चले जा रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा, ना ऐसा बोल पा रहे हैं कि हाँ यार ये 8 डिजिट का ब्लॉक है तो वो रिपीट हो रहा हो, या 100 डिजिट का ब्लॉक है तो उसके बाद वो रिपीट होना चालू हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 2.142560998 और भी कुछ, हर कुछ नंबर आते चले जा रहे हैं। तो ये कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। या फिर देखिए ऐसा, अगर मैं बोलूँ 5.1010001 00001 4 टाइम 0, ये कुछ इस तरह से। और याद रखिए मैंने यहाँ पर ये 3 डॉट लगाएगा, डॉट नहीं लगाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये कैसा है इसका नेचर? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर जिसका डेसिमल नेचर या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, वो क्या होते हैं? सारे रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिसका नेचर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहले वाले दो ये रैशनल नंबर। और ये किसका होगा? थर्ड वाला इर्रेशनल नंबर। तो याद रखिएगा जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल नेचर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग,
ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा इन नंबर को ऑब्जर्व कीजिए जरा आप। टर्मिनेटिंग नेचर किस नंबर का मिल रहा है? जैसे 1/2.5 इसका टर्मिनेटिंग नेचर है। 1/3 का कैसा है? रिपीटिंग नेचर है। 1/4 टर्मिनेटिंग, 1/5 टर्मिनेटिंग, 1/6 रिपीटिंग, 1/7 रिपीटिंग है, 1/8 टर्मिनेटिंग है, 1/9 रिपीटिंग है, 1/10 टर्मिनेटिंग है। तो आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें ना कि जिनका टर्मिनेटिंग नेचर है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है जरा आप ऑब्जर्व कीजिए। मतलब हम रैशनल नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखिए ध्यान से, 1/2 इसके डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 2। 1/4 डिनोमिनेटर में क्या है? 2 × 2 प्राइम फैक्टर देखिए आप, है ना। 4 है तो उसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पर 2 था, यहाँ भी 2, 2 × 2, यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/8, 1/8 में क्या आ रहा है? 2³ 2 × 2 × 2। तो जो डिनोमिनेटर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप, तो इसमें क्या आ रहा है? 2³ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 में क्या आ रहा है? 2 और 5। तो ऐसे सभी नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग नेचर के जो भी होंगे उसके डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या फिर 2 और 5 दोनों होंगे। उसके अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप बात? यहाँ पर देखिए केवल 2 आ रहा था, यहाँ देखिए 3 आ गया, तो ये कैसा हो गया? रिपीटिंग नेचर का हो गया। यहाँ 4 था, टर्मिनेटिंग। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 5 है, टर्मिनेटिंग। ये 6 है, तो 2 × 3, तो 2 के साथ 3 भी आ गया ना, इसलिए इसका नेचर कैसा हो गया? रिपीटिंग। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है, रिपीटिंग। ये 8 है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर 9 है, 3 × 3 रिपीटिंग। ये देखिए 10 है अपॉन में, डिनोमिनेटर में 10 है, तो 2 × 5, तो कैसा है ये? टर्मिनेटिंग। तो ऐसे सभी नंबर, सभी रैशनल नंबर, इसका डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइज करें, तो उसमें या तो केवल 2 होना चाहिए, 5 या फिर 2 और 5 दोनों। तो वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, अदरवाइज वो कैसा होगा? रिपीटिंग नेचर का होगा। ठीक है, और अगर आपने ये वैल्यूज याद कर ली हैं तो इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको। एटलीस्ट यहां तक तो हम याद कर ही सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप भाई 3/4 की वैल्यू बताइए मुझे। ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? 3/4 इसकी वैल्यू आप मुझे बताइए। तो आपको अगर 1/4 की वैल्यू याद है, 0.25 × 3 कर दोगे आप। तो इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 3 × 1/4। मतलब आपको पूरा डिवाइड करने पे नहीं जाना है। तो 3 इंटू, और 1/4 की वैल्यू कितनी है? 0.25, तो इसका आंसर कितना हो गया? 0.75। तो 3/4 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.75। ओके, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 5/4, तो 5/4 है, तो पहले तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और 1/4 की वैल्यू आपको याद है, 1/4 की वैल्यू कितनी है? 0.25, तो 1.25 ये इसका आंसर हो गया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 16/5, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? बोलिए, 5 3 15 और 1/5 ऐसे ही होगा। और 1/5 की वैल्यू आपको याद है 0.2, तो क्या आंसर हो जाएगा? 3.2। ठीक है, तो ये अगर वैल्यू याद है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्ट लिख पा रहे हो। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपको 1/3 की वैल्यू याद है, अगर मैं आपसे कहूँ 2/3, तो देखो 1/3 की वैल्यू कितनी है? 0.3 बार। तो 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी डबल, तो कितना हो जाएगा ये? 0.6 बार। ओके, अब आप मुझे ध्यान से बताना सोच के, अगर मैं आपसे बोलूँ 2/7, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करोगे? 1/7 की वैल्यू उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो आंसर आ जाएगा। उससे भी एक आसान तरीका है कि अगर मुझे 2/7 की वैल्यू कहीं लिखना है, तो आप इसको 2 को पहले 7 से डिवाइड कीजिए, तो डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट सोच लीजिए आप क्या आ रहा है। तो जैसे ये कितना होगा जब डिवाइड करेंगे, तो 0 पॉइंट बोलो क्या आएगा? 20/7, दैट इज 7 2 14, यानी 0.2। 2 से कहानी स्टार्ट होगी। आपने एक डिजिट देख लिया बस आपने। इसके बाद आपको ये याद है कि 0.142857 बार। तो आप देखिए साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, 2 है तो उसके बाद हमेशा 8 आएगा।
इसमें भी आप डिवाइड कर देखिए 20 था, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, देन 60, फिर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 8 जा 56, तो 2 के बाद 8 आ रहा है तो साइक्लिक ऑर्डर में आएगा, तो क्या आएगा 2 8 5 7 1 4 बार, ये इसका आंसर होगा, ये रिपीट होता चले जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं 3/7, तो आपको क्या करना है, बस डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट सोचना है। 0 पॉइंट बोलिए, अगर इसको आप क्या करेंगे 0 पॉइंट कितना आएगा 30/7, 7 4 जा 28, यानी 0.4 आ गया, तो बोलो इसके बाद क्या आएगा 4 के बाद वही साइक्लिक ऑर्डर में, 4 के बाद 2 8 5 7 1, 6 की 6 डिजिट आएंगे बार। 4/7, अब आप समझ गए होंगे, बताइए 4/7, तो पहला डिजिट सोचना है आपको, तो 0 पॉइंट कितना 5, तो कितना आ जाएगा आपको ये याद ही है 5 7 1 4 2 8 बार। ठीक है, लिख सकते हैं ना 5/7, बोलिए 0.71428 ठीक है ना, कितना आएगा ये 50 हो जाएगा ना, 7 7 जा 49.7 से कहानी स्टार्ट होगी। देन 6/7 है तो कितना आएगा इसका आंसर, बोलो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 8, 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, तो 8 से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा 8 5 देन 7 1 4 2 बार, ये आंसर हो गया। ओके, 22/7, बोलो जरा 22/7 की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, 7 3 जा 21, तो कितना हो गया 3 1/7, ऐसे होगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया 3 पॉइंट, और 1/7 की वैल्यू आपको याद है 3.142857 बार, ये आंसर हो जाएगा, इस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी वैल्यू निकालिए, सपोज मैंने आपसे बोला 13/20, तो 13/20 का अगर मुझे डेसिमल वैल्यू निकालना, तो पहले इसका नेचर देखो आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में 20 है, तो क्या होगा 4 इंटू 5 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5, तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है प्राइम फैक्टर, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल नेचर होगा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर हमें इतना मालूम पड़ गया कि इसका डेसिमल नेचर टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे लिए काम और आसान हो गया, मतलब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो 20 है ना नीचे, तो 20 को मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 13/2 स्क्वायर 4 इंटू 5, है ना, लिख सकते हैं। तो मुझे किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करना है तो बहुत आसान होता है, डेसिमल शिफ्ट कर देंगे एक प्लेस। 100 से डिवाइड करना भी आसान है, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर देंगे, टूवर्ड लेफ्ट। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको 10 100 या 1000 बना पाऊं तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए 2 2 है और एक 5 है, 10 कैसे बनेगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, तो अगर 2 2 है एक और 5 आ जाए, 2 2 और 2 5 आ जाए तो 10 इंटू 10 100 बन जाएगा ना, मतलब यहाँ पर एक 5 की कमी है, तो मैं क्या करूँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर तो क्या होगा 13 5 जा 65 हो गया, और नीचे क्या हो गया देखिए, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू कितना 5 स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100, तो ये कितना आ गया 65/100 हो गया ना, और 65/100 मतलब कितना आंसर आ गया 0.65, तो एक्चुअली आपने डिवाइड तो कहीं किया ही नहीं, आंसर कितना आ गया 0.65। ठीक है, इसी तरह से देखिए 123/8, ठीक है, या फिर आप इसको ले लीजिए, सपोज मैंने 5 ले लिया, 123/5। अब यहाँ पर क्या करें, इसको 10 बनाना आसान है ना, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 123/5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 246 अपॉन कितना हो गया 10, दैट इज कितना आंसर आ गया 24.6। 21/40, बोलिए कितना हो जाए 8 5 जा 40, दैट इज 2 क्यूब इंटू 5, तो यहाँ पर भी देखो कितना है 3 2 आ रहे हैं,
तो मुझे क्या चाहिए, 3 5 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 5 स्क्वायर दैट इज 25 से। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 21 इंटू 25 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। बोलो कितना हो गया, 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 बन जा 25, 25 टू ज़ा 50 और 50 और 2 52, 525 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 10 क्यूब होगा दैट इज 1000। तो 525 अपॉन 1000 दैट इज 0.525, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप 40 अपॉन 11 निकालिए, तो डिनोमिनेटर 11 है ना, तो वो टर्मिनेटिंग नेचर तो नहीं होगा, तो फिर उसको हमें डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, या तो फिर 1/11 याद होना चाहिए हमें, या फिर इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई नंबर पी वाई क्यू फॉर्म में दिया है तो उसको डेसिमल में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, अगर कोई नंबर मुझे डेसिमल में दिया उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 0.25 ये लिखा है, ठीक है, और इसको हमें पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो क्या करोगे आप, डेसिमल यहाँ से हटाओगे, कितना हो जाएगा ये, 25/100 दैट इज 1/4, ये कैंसिल होके 1/4 आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ 2.25, तो क्या करोगे इसको, 225 बोलो कितना हो जाएगा ये, 100, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा ये 25 से कैंसिल होगा तो कितना है 9 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 4, तो 9/4 आ गया ये। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर रिपीटिंग नेचर का हो, ठीक है ना, और कोई नंबर क्या है, रिपीटिंग नेचर का है, तो उसको पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज कोई नंबर दिया 0.2 बार, इसको मुझे पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे। बताइए। नंबर क्या दिया है मुझे, 0.2 बार, ठीक है, इसको मुझे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो क्या करो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ, x अज्यूम कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0.2 बार। तो इसमें 2 रिपीट हो रहा है ना, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 0.222 लिख सकता हूँ। ये सपोज मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब क्योंकि इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 2.222, कुछ इस तरह से आएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई मेरी। देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस एक्स कितना हो गया ये, 9x इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, केवल 2, डेसिमल के बाद 0.222, उधर भी 2 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर 2 आया, तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया मेरा, 2/9, ठीक है। तो ये 2/9 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना था, 0.2 बार। ओके, एक और समझिए, अगर मैं आपसे कहूं 0.23 बार, ठीक है, अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, क्या करेंगे इसको, सपोज x इज इक्वल टू क्या, बोलो 0.23 बार, दैट इज x इज इक्वल टू 0.232323, कुछ इस तरह से। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23.232323 कुछ इस तरह से, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बोलो क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स दैट इज 99x इज इक्वल टू कितना, 23।
तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 23/99। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, 0.2 बार डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा था, और अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो अपॉन में एक 9 आ जाएगा। तो देखो 0.2 बार है तो आंसर कितना आ गया 2/9। यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहे थे 0.23 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 23/99। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बोलूं कि 0.123 बार, तब आप बता पाओगे इसका आंसर क्या आएगा, बोलो। तो इसका आंसर आएगा 123/999। पर ध्यान रखना ये सिंप्लीफाई होगा, अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और ये कितना आ गया 333, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ 0.57 बार, तो क्या होगा इसका आंसर 57/99। ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27/33, ये इसका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं आपसे कहूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 0.12 बार, है ना, 0.12 बार। अब देखिए 0.1222 दोनों डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहा है, तब इसको कैसे करेंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 0.12 बार। तो सबसे पहले तो हम डेसिमल को क्या करेंगे, जो रिपीटिंग डिजिट है वहां पर शिफ्ट करेंगे, यानी 1 के बाद रिपीट शिफ्ट करेंगे। तो पहले वहां शिफ्ट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1.2 बार, ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब यही तो हो गया, ये 10x इज इक्वल टू 1.222, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब वही काम, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 100x इज इक्वल टू 12.222, ये इक्वेशन 2 हो गई। देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100x माइनस 10x कितना हो गया 90x इज इक्वल टू 12 माइनस 1 11, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 11/90, ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 0.123, ठीक है ना, 0.123 बार, 23 के ऊपर बार है, तो इसको भी कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू कितना 0.123 बार। अब यहाँ पर 2 3 रिपीट हो रहा है, पहले मैंने क्या बोला, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, जो रिपीटिंग डिजिट है उसके पहले लेके आएंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.23 बार, दैट इज 10x इज इक्वल टू 1.232323, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब क्योंकि दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 123.232323, ये इक्वेशन 2 मिल गई हमें। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बोलिए 1000x माइनस 10x, तो कितना हो गया 990, 990x इज इक्वल टू 123 माइनस 1 122, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 122/990, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, इसके बाद 122 2 से कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो इसको 2 से कैंसिल कर, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये मिल गया 61/495, ये आंसर हो गया। अब यहाँ भी जरा पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए इसका आंसर कितना रहा 11/90, क्वेश्चन क्या था मेरा 0.12 बार,
डेसिमल के बाद एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है और एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हमें करना क्या है, पूरे नंबर में से जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है डेसिमल के बाद वाला उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 12 में से 1 माइनस कर दोगे तो 11 आ जाएगा, तो ये 11 आ गया। और एक डिजिट रिपीटिंग का था तो उसकी वजह से एक 9 आ गया, एक नॉन रिपीटिंग था तो एक 0 आ गया। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं डिनोमिनेटर में उतने ही 9 होंगे, और डेसिमल के बाद जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं उतने ही 0 लग जाएंगे। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 0.12 बार था तो 12 में से पहले 1 माइनस कर दिया 11, एक डिजिट कैसा था, रिपीटिंग था 9, और एक नॉन रिपीटिंग था तो 0, तो 11/90 ये आंसर हो गया। यहाँ देखिए जरा, 0.123 बार, तो 123 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 122, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसकी वजह से क्या आ गया 99, एक नॉन रिपीटिंग है तो कितना आ गया 0। तो क्या आंसर हो गया 122/990, उसको बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, कर लेंगे। बताइए जरा एक, x इज इक्वल टू 0.1234 बार, ऐसा है क्वेश्चन, 0.1234 बार। तो बोलिए क्या हो जाएगा, पहले 1234 में से 12 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, x इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला 1234, 1234 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1222 आ गया। और दो डिजिट कैसे रिपीटिंग, तो उसकी वजह से दो 9 आ गए, दो नॉन रिपीटिंग है तो दो 0 आएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और ये 0। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए अब कुछ ऐसे लेते हैं क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूँ 5.2 बार, ठीक है, 5.2 बार है तो यहाँ भी वही करेंगे, एक्स इज इक्वल टू कितना 5.2 बार। तो क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू 5.222, ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बोलो कितना आ जाएगा, 52.222, इक्वेशन 2। फिर यहाँ भी वही, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस एक्स कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 52 माइनस 5, 47। तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 47/9। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 12/12.3 बार, ऐसा कुछ है, लेट x इज इक्वल टू 12.3 बार। तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 12.333, कुछ ऐसा, ये इक्वेशन 1। और क्योंकि डिजिट कितना रिपीट हो रहा है एक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 123.333, ये इक्वेशन 2 आ गई। देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस एक्स 9x, 123 माइनस 12, बोलो कितना हो गया 111। ठीक है ना, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 111/9। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या पैटर्न आ रहा है, 5.2 बार है, यानी अब डेसिमल के पहले भी कोई नंबर है, तो पूरे नंबर में से हम क्या करेंगे, जो नॉन रिपीटिंग वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 52 में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 47, और डेसिमल के बाद एक रिपीटिंग डिजिट था तो अपॉन में 9 आ गया, जीरो नहीं आएगा यहाँ पर। डेसिमल के बाद जो नॉन रिपीटिंग डिजिट होते हैं तब जीरो आते हैं। ठीक है ना, तो पैटर्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, 52 में से आपने 5, डेसिमल के पहले वाला नंबर जो था उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 47, और अपॉन एक रिपीटिंग डिजिट था 9 आ गया। यहाँ भी देखिए आप, 12.3 बार था तो 123 में से आपने 12 माइनस किया तो 111, और एक रिपीटिंग डिजिट था तो अपॉन 9, तो 111/9।
ठीक है। अब अगर डेसिमल के पहले भी हो नंबर और उसके बाद भी हो, मिक्स हो क्या है, तो क्या करेंगे? मतलब अगर मैं ऐसा दूं 5.12 बार, ठीक है, तो देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 5.12 बार, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 5.12 बार, टू रिपीट हो रहा है। तो पहले तो हम डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे? रिपीटिंग डिजिट के पहले, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x इज इक्वल टू कितना आ गया? 51.2 बार, ठीक है ना। दैट इज 10x इज इक्वल टू 51.222, इस तरह से। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू कितना आ गया? हाँ, 512.222, इक्वेशन 2। देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x माइनस 10x कितना हो गया? 90x। 512 में से 51 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो कितना आ गया? 1, 11 माइनस 5 6, 461, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 461 अपॉन 90। अब ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, तो यहाँ क्या होता है? 5.12 बार, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद एक नॉन रिपीटिंग था, एक रिपीटिंग डिजिट था। तो आंसर इसका कितना रहा? 461 अपॉन 90, यानी पूरे 512 में से पहले तो आप जो डेसिमल के बाद या पहले वाला जो भी नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, यानी 51, वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना। रिपीटिंग डिजिट को छोड़ के पूरे में से क्या किया हमने? 51 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 461 आ गया। आ गया। और उसके बाद एक रिपीटिंग डिजिट था तो 9 आ गया, एक नॉन रिपीटिंग है डेसिमल के बाद, तो एक जीरो आ गया। तो 461 अपॉन 90। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे। इरेशनल नंबर्स के सेट को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर ऐसे नंबर जिसको हम पी वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने देखा था ऐसे √2, √2, √3, √5, ये सभी कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को अगर ऐड करें, अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? या पहले एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बताइए। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 + √3, तो ये एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, उनका एडिशन है। तो ये 2 + √3 क्या होगा? मतलब एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इनको हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट भी क्या मिल रहा है? एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। अगर मैं आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहूँ 3 - √2, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये रिजल्टेंट यानी 3 - √2 क्या होगा? 3 - √2 ही लिखेंगे। ये क्या है? पूरा एक इरेशनल नंबर होगा। मतलब एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? इरेशनल नंबर मिल रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई करने के लिए कहूँ आपसे कि मैंने बोला 3 × √2, तो ये क्या हो गया? 3 √2 ऐसे लिखेंगे ना। तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? इरेशनल नंबर आ रहा है। डिवीजन की बात करें 2/√3, तो ये भी क्या है? कि रैशनल नंबर है। तो अगर मैं एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर कर रहा हूं तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? मुझे एक इरेशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करूं तब क्या होगा? दो इरेशनल नंबर को ऐड करूं यानी √2 + √3, तो ये क्या मिल रहा है? √2 + √3 क्या होगा? √2 + √3, √2 + √3 होगा। और ये क्या है? एक
इरेशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर मिल रहा है मुझे। √3 माइनस √2, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं -√3, -√3 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है? और √3 ये कोई दूसरा इरेशनल नंबर हो गया। अगर मैं इनको ऐड करने के लिए बोलूं, -√3 प्लस √3, तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 0। तो यहाँ पर अगर दो इरेशनल नंबर को हम ऐड कर रहे थे, तो पहले वाले दो केस में तो इरेशनल नंबर मिल रहा था, लेकिन तीसरे केस में अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? 0, जो कि एक रैशनल है। तो दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल नंबर मिले, वो रैशनल भी मिल सकता है। इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई करने की बात कहूं कि दो इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, मैं बोलूं √2 इंटू √3, तो बोलो क्या होगा? क्या आंसर आएगा? √6। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं √2 इंटू √8, तो कितना हो गया? √16, दैट इज 4। ये रैशनल आ गया। तो दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहां तो मुझे रैशनल मिल रहा था, लेकिन इस केस में क्या मिल रहा है मुझे? रैशनल। तो दो अगर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते तो जरूरी नहीं कि हमेशा क्या मिले? इरेशनल नंबर मिले। ठीक है ना, वो रैशनल भी मिल सकता है। सिमिलरली डिवीजन में √2/√3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो ये भी क्या है कि रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ √8/√2, तो बोलो क्या हो जाएगा? √8/2। और 8/2 मतलब √4, और √4 मतलब 2। तो ये रैशनल नंबर आ गया। तो दो इरेशनल नंबर का डिवीजन करें तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्या मिले? इरेशनल नंबर मिले। ठीक है ना, कुछ केसेस में वो रैशनल भी मिल सकता। तो ये छोटी सी बात आप याद रखिएगा। ठीक है। इंसर्ट एन रैशनल नंबर insert n rational numbers between two given number, between two given rational number। अगर मुझे कोई दो रैशनल नंबर दिए हो, उसके बीच में अगर मुझे एन नंबर इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए समझिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक नंबर ए है और एक कोई नंबर बी है। ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है? एन नंबर इंसर्ट करना है। मतलब इसके बीच में आपको एन रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, ए और बी के बीच में। और यहां मैं क्या लेके चल रहा हूं कि बी ग्रेटर देन ए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है, तो 2 से 4 के बीच में एक नंबर क्या आ जाएगा? तो आप इजीली बता सकते हैं भाई, 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 2 + 4 डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दूं, तो क्या मिल गया मुझे? 3 मिल गया। मतलब किसी भी दो नंबर को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दो, जस्ट मिड वाला नंबर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एवरेज मेथड। अगर मैं यही काम आपसे ऐसा बोलता कि आप मुझे बताइए कि 2 और 4 के बीच में, आपको 2 और 4 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? एक काम तो ये कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड किया आपने, 2 + 4, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3 आ गया। ठीक है ना। फिर क्या करोगे आप? 2 और 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 2.5। तो ये 2.5 मिल गया मुझे, इसलिए निकाल लिया आपने। फिर 3 और 4 इनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 4 + 3 कितना हो गया? 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 3.5। तो ये आपने इजिली निकाल लिया। अब मैं आपसे बोलूं इसी बीच में 5 नंबर इंसर्ट करो, 10 नंबर इंसर्ट करो, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 और 4 के बीच में, अगर रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ कि 2 और 4 के बीच में आप 10 नंबर इंसर्ट करो, तो इजिली आप बता सकते हो, आप बोल सकते हो 2.1, 2.2, 2.3। पर अगर मुझे इक्वी डिस्टेंस वाले नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए और बी के बीच में आपको एन नंबर इंसर्ट करना है, कितने?
एन नंबर इंसर्ट करना है जिसमें बी कैसा है, ग्रेटर देन ए है। तो वो एन नंबर क्या होंगे? तो सपोज मैं बोल दे रहा हूँ कि पहला नंबर A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, इस तरह से AN, ये नंबर मुझे इंसर्ट करना है ए और बी के बीच में। तो मैंने क्या बोला कि मुझे वो नंबर चाहिए जो इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो मान लो कॉमन डिफरेंस इसका क्या आएगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा अभी आप ध्यान रखिएगा क्या आता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। क्या बोला? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये उन नंबर के बीच का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। यानी जो पहला नंबर मुझे मिलेगा, एन क्या है यहाँ पर, जितने नंबर आपको इंसर्ट करना है, जो पहला नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस डी। दूसरा नंबर क्या आएगा, ए प्लस टू डी। तीसरा नंबर क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस थ्री डी। इसी तरह से अगर मैं nth नंबर की बात करूं तो क्या मिलेगा, ए प्लस एन डी। ठीक, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 1/3, ठीक है, और 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करना है। 1/3 और 1/2 के बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, 1/3 है, ये है ना ए जैसा, ए 1/3 और बी कितना हो गया, 1/2 हो गया। और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो पहले तो आप क्या करो, डी निकाल लो। तो डी कितना आएगा बोलो, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। बी मतलब 1/2, 1/2 माइनस 1/3 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 5, 5 प्लस वन, 3 माइनस टू, 1/6। एलसीएम 6 हो जाएगा ना, और नीचे 6 है तो 1/36 आ गया। 5 नंबर इंसर्ट करना तो नीचे 5 प्लस वन, ये 3 माइनस टू, 1, 1/6, 6 इंटू 6 36, 1/36 आ गया ये डी। तो ये फर्स्ट नंबर आएगा A1, वो बोलो क्या आएगा, ए प्लस डी। ए कितना है, 1/3 प्लस डी कितना हो गया, 1/36। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। तो 12 प्लस वन 13, तो 13/36, ये पहला नंबर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर A2 क्या आएगा, ए प्लस टू डी, दैट इज 1/3 प्लस 2/36। तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस टू 14, 14/36 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्या आएगा, बोलो, ए प्लस थ्री डी। तो ए प्लस थ्री डी मतलब कितना, 1/3 प्लस 3/36। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15, तो 15/36। तो आपको यहां से एक पैटर्न दिख रहा है अब। तो जो फोर्थ नंबर आएगा बोलो क्या आएगा, ये देखो 13/36, 14/36, 15/36, वो कितना आ जाएगा, 16/36। जो फिफ्थ नंबर आएगा वो कितना आएगा, 17/36 आएगा। अब यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो मैंने क्या बोला था कि आपको 5 नंबर इंसर्ट करना है 1/3 और 1/2 के बीच में। आंसर क्या क्या आ रहा है, पहला आ रहा है 13/36, 13/36, फिर 14/36, फिर 15/36, फिर 16/36, फिर 17/36। अब इसी पैटर्न को आप फॉलो करो तो आप देखो इसके पहले वाला क्या होना चाहिए, 13/36, इसके पहले वाला 12/36 होना चाहिए ना। और 12/36 1/36, ये 1/3 नहीं हो गया क्या, अरे हो गया क्या, नहीं हो गया, यही तो था 1/3। 17/36 अगला क्या आएगा, 18/36, दैट इज 1/2। आ गया ना। तो ये सारे नंबर कैसे आ रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस वाले नंबर आ रहे हैं। हम चाहे तो इसको फिर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, आप समझे। तो ये वैसे तो हम जितने चाहे इतने नंबर बता सकते हैं, कोई भी दो अगर रैशनल नंबर है, चाहे कितने ही क्लोज हो, उनके बीच में इनफाइनेट रैशनल नंबर और इनफाइनेट क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, है ना। तो पर अगर इस मेथड से निकालेंगे तो जो इक्वी डिस्टेंस वाले नंबर है वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक आप, मुझे लग रहा है कि समझ में आ गई हुई चीज़ें। तो जो भी आपके पास बुक हो, चाहे आरडी हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी और टेक्स्ट बुक हो,
तो उससे इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइएगा, ठीक है ना? फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक। थैंक यू। ठीक है।